हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी भले चंगे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम है महेंद्र और आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी के क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। आज की इस वीडियो हम जानेंगे तत्वों का आवर्त वर्गीकरण किस प्रकार रखा गया और कहाँ पर रखा गया, कौन सा तत्व कहाँ है, कितनी सारणियाँ हैं, कितने साइंटिस्ट हुए जिन्होंने तत्वों का वर्गीकरण किया, उन्होंने किस प्रकार बांटा। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और यह पूरा चैप्टर नहीं है, इसमें सिर्फ वही क्वेश्चन और वही नोट्स है जो वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में वही नोट्स है जो सीधा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम सबसे पहले देखते हैं हमारे आसपास के पदार्थ तत्व मिश्रण एवं यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं। और तत्व क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो एक ही पदार्थ के अणुओं से मिलकर बने होते हैं तत्व कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, सोना ये आदि तत्व। अभी तक 118 तत्व ज्ञात हैं। 118 तत्व अभी तक खोजे जा चुके हैं या बनाए जा चुके हैं। इसके बाद तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? तत्वों को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए तथा उनके अध्ययन को आसान बनाने हेतु उनका वर्गीकृत किया गया। अब इसके बाद डोबे रायनर के त्रिक। उसका सिद्धांत डोबे रायनर एक साइंटिस्ट हुए, उनका त्रिक सिद्धांत था। उसके आधार पर अपन देखते हैं कि तत्वों को किस प्रकार रखा गया और कहाँ पर रखा गया। जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार क्रमवार लगाया जाए तो 3 तत्वों के समूह प्राप्त होते हैं, जिन्हें त्रिक कहते हैं। त्रिक के मध्य तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार का माध्य होता है। इस डोबेराइनर के त्रिक के तत्वों के अनुसार त्रिक सिद्धांत के अनुसार उन्होंने बताया कि जब भी 3 तत्व समान उनके परमाणु भार के, जैसे 1, 2 और 3 है, उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तो उनका फर्स्ट ये वाला और ये सेकंड वाला, ये थर्ड वाला, इन दोनों का जो टोटल करके उनका औसत रहता है ना, तो वो सेकंड के बराबर रहता है। जैसे इसको और इसको जोड़ेंगे और फिर 2 को भाग दे देंगे, 4 हो जाएगा, 4 में 2 को भाग दे देंगे तो इनका औसत इसके बराबर होएगा। यह सिद्धांत रायनर का त्रिक सिद्धांत। मध्य तत्व के परमाणु भार अन्य 2 तत्वों परमाणु भार का माध्य होता है, यह इन्होंने बताया था। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कैल्शियम का परमाणु भार रहता है 40.1 और स्ट्रोंशियम का परमाणु भार रहता है 87.6 और बेरियम का परमाणु भार रहता है 137.3। अब सीमाएं, इन्होंने सीमाएं कुछ उनकी सीमाएं बताई थी कि क्या सीमाएं है मेरे सिद्धांत की। तो उस समय ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक ज्ञात कर सके, वे सिर्फ 3 ही त्रिक ज्ञात कर सके थे, 3 जोड़े ज्ञात कर सके थे जिनके मध्य त्रिक स्थापित रहे, जैसे लिथियम, कैल्शियम और क्लोरीन। इन तीनों का अब क्लोरीन का और लिथियम का परमाणु भार का योग इसके कैल्शियम परमाणु भार के बराबर रहता है। जैसे परमाणु भार के बराबर रहता है। यह डोबेराइनर जैसे सोडियम, स्ट्रोंशियम और ब्रोमीन का परमाणु भार, पोटेशियम, बेरियम और आयोडीन का परमाणु भार इनके बराबर रहता है। मतलब इसका पोटेशियम और आयोडीन का बेरियम के बराबर, और सोडियम और ब्रोमीन का स्ट्रोंशियम के बराबर, लिथियम और क्लोरीन का कैल्शियम के परमाणु भार के बराबर रहता है, योग का माध्य। अब इसके बाद देख लेते हैं न्यूलैंड्स। नेक्स्ट साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था न्यूलैंड्स का अष्टक। डोबेराइनर ने त्रिक सिद्धांत दिया था, न्यूलैंड्स ने दिया था अष्टक सिद्धांत। न्यूलैंड्स के तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया तो पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान होता है। तो डोबेराइनर ने तो कहा था कि फर्स्ट और थर्ड का योग दूसरे बराबर रहता था, और इन्होंने बताया कि फर्स्ट और 8वां रहता है ना, उसके गुण समान रहते हैं। मतलब फर्स्ट का और 8वें के गुण समान थे इनके सिद्धांत के अनुसार। इनके सिद्धांत में ये इन्होंने जो थ्योरी दी उसके अनुसार। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की गई तथा इसलिए इसे अष्टक का सिद्धांत भी कहा जाता है। संगीत का अष्टक रहता है ना दोस्तों, सारे गामा पदा निसा, उसमें फर्स्ट
और आठवां तत्व जो रहता है ना वो साई रहता है। ये यहाँ पे देखो इनके सारणी में दिखा रखा है, जो फर्स्ट और आखिरी का तत्व आठ रहते हैं उनमें साई आता है, आपको पता होगा। तो वैसे इसमें इनकी सारणी में जो फर्स्ट और आठवां तत्व ये 7 हो गया। ऑक्सीजन के बाद क्या आता है, फ्लोरीन आता है। अब ऑक्सीजन और फ्लोरीन आता है तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन जो आठवां तत्व है उनके गुणधर्म समान रहते हैं। जैसे लिथियम का आठवां के बाद आठवां तत्व कौन सा है, सोडियम। इन दोनों परमाणु क्रमांक मतलब गुण समान रहेंगे। और बेरियम और मैग्नीशियम के जो गुणधर्म है वो समान रहेंगे। बोरोन और एल्यूमिनियम, कार्बन और सिलिकॉन के जैसे ऐसे ही नाइट्रोजन, फास्फोरस के, ऑक्सीजन और सिलिकॉन के ऐसे गुणधर्म समान रहेंगे। अब जैसे इन्होंने लिथियम एवं सोडियम के धातु गुण समान होंगे, धातु के गुण समान होंगे लिथियम और सोडियम की, यहाँ पे दिखा रखा है इन्होंने ये एग्जांपल दिया है। इनके सिद्धांत की कमजोरी है, सीमाएं क्या थी। यह नियम केवल कैल्शियम धातु हल्के तत्वों तक ही लागू होता है। इसके बाद सेकेंड सीमा थी इनके तत्वों नए तत्वों के गुण इस सारणी से मेल नहीं खाते थे। इसके बाद थर्ड सीमा थी, सारणी में तत्वों को संबंधित करने के लिए न केवल तत्व एक साथ रख दिया बल्कि असमान तत्वों जिनके गुणों को समानता नहीं थी एक स्थान पर रख दिया। जिन्होंने इसके सारणी में जिन तत्वों में कोई समान गुणधर्म नहीं थे उनको भी इन्होंने एक साथ रख दिया। इसलिए यह सारणी या इनका नियम ज़्यादा आगे तक सफल नहीं हो पाया। इसके बाद आगे आता है मेंडलीव की आवर्त सारणी। अब मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या थी, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मेंडलीव की आवर्त सारणी तत्वों के रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिन्हें समूह कहते हैं तथा क्षैतिज 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिन्हें स्तंभ कहते हैं मतलब खड़े वाले, और जिन्हें तो समूह कहते थे। और 7 क्षैतिज पंक्तियां थी जिन्हें क्या बोलते थे, आवर्त बोलते थे। ठीक है फ्रेंड। अब इसकी उपलब्धि क्या थी मेंडलीव की आवर्त सारणी की। इसमें फर्स्ट पॉइंट है अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ दिया। मेंडलीव ने अज्ञात जो ज्ञात नहीं थे उस समय जिन्होंने उस समय सारणी का आविष्कार किया था, निर्माण किया था, बनाया था, उन्होंने जो तत्व ज्ञात नहीं है उनके लिए रिक्त स्थान छोड़ दिए। जैसे कौन से तत्व थे जो उस समय ज्ञात नहीं थे, स्केडियम, गैलियम तथा जर्मेनियम के लिए। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक स्थान मिल गया। इनके सारणी में समान गुणधर्म तत्व वालों के लिए एक स्थान मिल गया। इसके बाद थर्ड पॉइंट है पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना करेगी सो पता लगाने पर इन्हें अलग समूह में रख दिया। मतलब पिछली व्यवस्था को जो भी पीछे तत्वों को इन्होंने जमा किया था तो नए गैस से जैसे प्राप्त हुई नई अक्रिय गैस है जैसे रेडोन, जिनोन वगैरह रहती है जो, तो उन्होंने अलग से समूह में रख दिया उनको कि मतलब इनके गुणधर्म अलग है तो इनको अलग रख दिया। इसके बाद सेकंड इनके सारणी की सीमाएं क्या थी। इनकी सारणी की सीमाएं थी समय स्थानों की स्थिति स्पष्ट नहीं की। इन्होंने अपनी सारणी में समय स्थान कहाँ पर रखे जाए, कैसे मतलब कि किस जगह रखे जाएंगे, इनकी स्थिति स्पष्ट नहीं की। इसके बाद हाइड्रोजन के स्थान निश्चित हो, इनके सारणी में हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं मिला था। और कुछ तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के अनुसार अनुचित क्रम, कुछ तत्व थे जिनका परमाणु द्रव्यमान के अनुसार अनुचित क्रम था। अब इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट किसकी आती है। यह मेंडलीव की आवर्त सारणी है फ्रेंड्स, मेंडलीव की आवर्त सारणी है। ये देख सकते हो इसमें फर्स्ट से लेके और 8 तक ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिन्हें समूह कहते थे। और ये 7 ये हैं इधर, ये वाले आवर्त हैं, ये 7 देख सकते हो। इन्होंने इनको तो हाइड्रोजन यहाँ पे रखा था इन्होंने फर्स्ट स्थान पर। उसके बाद लिथियम रखा था इन्होंने, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में आता है हीलियम। हाइड्रोजन के बाद लिथियम, लिथियम नहीं हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है। तो ये थी इनकी आवर्त सारणी। अब नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद आती है आधुनिक आवर्त सारणी। यह आधुनिक आवर्त सारणी है। अब आधुनिक आवर्त सारणी देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या, आधुनिक आवर्त सारणी में बताया गया है कि तत्व के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उसका परमाणु संख्या अधिक आधारभूत गुणधर्म और उनके अनुसार उनके परमाणु संख्या के आधार पर ही जमाया जाना चाहिए सारणी में। उसके बाद आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं तो उनको उस अनुसार ही व्यवस्थित किया जाना चाहिए। तो ये फ्रेंड्स ये थी आधुनिक आवर्त सारणी जिसमें हाइड्रोजन के बाद हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इस प्रकार आधुनिक आवर्त सारणी में 18
18 वर्ग और 7 आवर्त है। मतलब 18 तो ये खड़े वाले हैं, इसमें ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये 18 गिनती देख सकते हो, ये फर्स्ट है। और यहाँ से लेके ये 18, हीलियम 18वें स्थान पर है। और इसमें 7 ऊर्ध्वाधर मतलब क्षैतिज स्तंभ है जिन्हें आवर्त बोलते हैं, ये है 7। इन्होंने ये भी इसके अंदर ही आते हैं, ये 6ठे और 7वें के अंदर आते हैं, ये लेथिनाइट एक्टिनाइट। और इसमें फर्स्ट वाले में दो तत्व है। इसके बाद हिल इसमें सेकंड वाले में 8 है, दूसरे आवर्त में 8, तीसरे आवर्त में 8 है। और इसके बाद चौथे में 18 और पाँचवें में भी 18 और छठे में 32 तत्व और सातवा उसमें यह अपूर्त मतलब पूरे 32 तत्व इसमें नहीं है, इसमें यह अपूर्ण तत्व है। तो फ्रेंड्स ये बात है आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इन सब क्वेश्चन बनता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर पंक्तियाँ है, आवर्त और वर्ग कितने ही हैं, क्वेश्चन एग्जाम बार बार पूछा जाता है। अब इसके बाद देख लेते हैं अब मेंडलीव के आवर्त सारणी के दोष आधुनिक। अब इनके आवर्त सारणी थे, उनके आधुनिक दोष देख लेते हैं क्या क्या थे। आवर्त सारणी द्वारा दूर हो गए, मतलब आवर्त सारणी जो मेंडलीव के सारणी में दोष थे ना, वो आधुनिक आवर्त सारणी के द्वारा दूर हो गए। जैसे समस्थानिक को स्थिति स्पष्ट हो गई, परमाणु संख्या वाले तत्व एक स्थान तथा समूह में रखा गया। इसके बाद कोबाल्ट जिसके परमाणु संख्या 27 और निकिल परमाणु संख्या 28 से पहले आएगा, यह इस तत्व की स्थिति स्पष्ट हो गई। परमाणु संख्या सदैव पूर्ण होती है, अतः हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में कोई तत्व नहीं आएगा, हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में कोई तत्व नहीं आएगा आधुनिक आवर्त सारणी में। अब परमाणु संख्या देख ले, परमाणु संख्या को जेड से निरूपित किया जाता है। परमाणु संख्या के अणु के केंद्र में पाए जाने वाले प्रोटॉन की संख्या के बराबर रहती है। परमाणु संख्या क्या रहती है फ्रेंड, इसे जेड से निरूपित किया जाता है। और परमाणु संख्या क्या होती है, परमाणु संख्या अणु के केंद्र में पाए जाने वाले जितने प्रोटॉन रहते हैं, प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है 1, तो उसके केंद्र में कितना प्रोटॉन है, 1 प्रोटॉन है, तो उसका परमाणु संख्या 1 होती है। अब आधुनिक आवर्त सारणी देख लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ मतलब खड़े वाले और 7 क्षैतिज पंक्तियां जिन्हें आवर्त कहते हैं। खड़े वाले को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्व स्तंभ जिन्हें समूह कहते हैं, खड़े वाले को समूह कहा जाता है। और 7 क्षैतिज पंक्तियां जिन्हें आवर्त कहा जाता है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। लिथियम 2 और 1, इसका यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। बेरियम, फिर बोरॉन, ये कार्बन और नाइट्रोजन, ये सभी तत्वों कोषों में संख्या समान है, मतलब प्रथम कोष में इनकी परमाणु संख्या समान है, इसलिए इनको फर्स्ट आवर्त में रखा गया। ये फ्रेंड्स ये था। अब इसके बाद देख लेते हैं एक समूह के सभी तत्वों में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। मतलब इनके एक समूह मतलब प्रथम वाला समूह है ना, उसमें परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। जैसे सभी के 2 2 2 2 2 2 आ रहे हैं, तो इनको एक ही समूह में रखा गया, मतलब समूह को इनके परमाणु इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर रखा गया। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाइड्रोजन के 1 और लिथियम के 2 और 1। अब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, नाइट्रोजन और पोटेशियम, अब इनके अंतिम तत्व है ना, मतलब बाहर वाले कोष है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो इनको एक वर्ग में एक ही समूह में रखा गया, मतलब खड़े वाले में रखा गया इनको। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम आधुनिक आवर्त सारणी में आपको बताया था कि मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम सभी एक ही उसमें आते हैं। अब जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो आधुनिक आवर्त सारणी में देखो, हाइड्रोजन, लिथियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये सभी एक ही लाइन में आ रहे हैं, मतलब इनके बाहर तब कौन सा उसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये एक ही समूह में आ रहे हैं। आगे देख लेते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट। सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान है। संयोजी इलेक्ट्रॉन देख ले, क्योंकि इन्हें बाह्यतम कोष में एक संयोजी इलेक्ट्रॉन वो रहता है जो बाह्यतम कोष में रहता है। अंतिम इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, ये पॉइंट ध्यान रखना है। अब इसके बाद समूह में नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती जाती है। समूह उनमें नीचे जाने पर समूह के कोष, समूह रहता है ना खड़ा वाला, उसमें नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती जाती है, लेकिन बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ता है, वो एक ही रहता है, मतलब समान रहता है। अब जैसे दूसरा वाला वर्ग है
उसमें दूसरा वाला समूह आएगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ऐसे फ्रेंड्स ऐसे है ना। अब इसके बाद किसी विशेष आवर्त में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि किस प्रकार इलेक्ट्रॉन विभिन्न कोषों से भरे जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है, विभिन्न कोषों में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर आवर्त में तत्वों की संख्या बता सकते हैं। इसके बाद है, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या सूत्र 2n² द्वारा निरूपित की जाती है। मतलब किसी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो है उसका सूत्र 2n² इसके अनुसार निरूपित किया जाए, जहाँ n दिए गए कोषों की संख्या है। अब देख लेते हैं के कोष के में n बराबर 1 रहता है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, उसमें 2n² मतलब 2 गुणा 1 n का मान 1 है यहाँ पर, तो 1²। तो प्रथम तत्व आवर्त में 2 तत्व होंगे, 2 तत्व होते हैं। ये कोष है उसमें कितने तत्व आएंगे इसका। अब इसमें n का मान 2 है, तो 2n², तो 2n² मतलब 8, 2 को स्क्वायर 4 और 4 गुणा 2 8 तत्व। तो 8 तत्व प्रथम आवर्त में 2 तत्व होते हैं। 8 तत्व प्रथम आवर्त में 2 तत्व होते हैं। यह एल वो है उसमें मतलब आवर्त हो गया और उसमें 2 तत्व रहते हैं फर्स्ट वाले में, और वर्ग उसमें 8 समूह में 8 तत्व रहते हैं। अभी आगे देख लेते हैं, आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति उनकी रासायनिक क्रियाशीलता को बताती है। इसके बाद संयोजकता, इलेक्ट्रॉन द्वारा तत्व द्वारा निर्मित आबंध का प्रारूप तथा संख्या निर्धारित होती है। इसके बाद है आधुनिक आवर्त सारणी की प्रकृति। आधुनिक आवर्त सारणी की प्रकृति कैसी है यह देख लेते हैं। संयोजकता, परमाणु की सबसे बाहरी कोष में स्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता कहलाती है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता समान रहती है, परंतु आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर पहले 1 से 4 तक बढ़ती है, उसके बाद घटकर 0 हो जाती है। मतलब संयोजकता क्या रहती है, परमाणु की बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। जिससे हाइड्रोजन का बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो उसकी संयोजकता कितनी हो गई, 1 है। अब और उसमें क्या है, मतलब संयोजकता समूह में ऊपर से नीचे जाने पर तो समान रहती है। समूह मतलब खड़े वाला है ना, उसमें ऊपर से नीचे जाने पर तो समान रहती है, लेकिन जैसे ही बाएं से दाएं मतलब लेफ्ट से राइट जाते हैं, तो जाने पर 1 से 4 तक, 1 से यहाँ 1 से सोडियम से जैसे सिलिकॉन तक जाएंगे वहाँ तक तो बढ़ती है, उसके बाद घटकर 0 हो जाती है। मतलब पहले तो 1 2 3 4 बढ़ती है और फिर उसके बाद घटकर 0 हो जाती है, 3 2 1 वैसे ओके 0 हो जाती है। अब उसके बाद जैसे इसमें तीसरा आवर्त देख लेते हैं, उसमें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन है। अब इसमें सोडियम से जो होता है 1, फिर मैग्नीशियम 2, एल्यूमिनियम 3 और सिलिकॉन की 4 तक तो बढ़ेगी, फिर उसके बाद घटना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे फास्फोरस की 3, सल्फर की 2 हो जाएगी, क्लोरीन की 1 और आर्गन कितनी हो जाएगी, 0। अब परमाणु साइज की बात कर लेते हैं, परमाणु साइज पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे भी अपन आधुनिक आवर्त लेफ्ट से राइट चलते हैं, ऊपर से नीचे जाए, परमाणु साइज से परमाणु की त्रिज्या पता चलता है। एक परमाणु के केंद्र बाह्यतम कोष की दूरी परमाणु साइज कहलाती है। अब आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में लेफ्ट से राइट जाने में परमाणु साइज त्रिज्या घटती है। जैसे ही अपन आवर्त बोले तो आडा वाला जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें आडा वाला है ना, उसमें बाएं से दाएं जाने मतलब इधर से इधर जाएंगे, ऐसे जाएंगे ना, तो उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, परमाणु त्रिज्या घटती है। और क्योंकि नाभ के आवेश में क्रमिक वृद्धि होती है, नाभ के आवेश में वृद्धि होने के कारण परमाणु त्रिज्या का मान घटता है। जैसे थर्ड आवर्त की बात कर लेते हैं यहाँ पर। अब इसमें परमाणु त्रिज्या का मान सोडियम का तो 186 है, लेकिन जैसे क्लोरीन पे पहुँचेंगे यहाँ पर 99 रह जाएगा, इसका मान घटता जाएगा। जैसे 186 है यहाँ पर सोडियम का, तो फिर मैग्नीशियम 160 रह जाएगा, एल्यूमिनियम 143 रह जाएगा, सिलिकॉन का 118 रह जाएगा, और फास्फोरस का कितना रह जाएगा, 110, और सल्फर कितना हो जाएगा 104, और क्लोरीन का 9999 रह जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं
समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। और समूह में क्या प्रभाव पड़ता है परमाणु त्रिज्या का, ऊपर से नीचे जाने पर, मतलब जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे खड़े वाले में तो परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है, बढ़ती है। और नए कोषों की संख्या बढ़ती है, जिसे नाभिक और बाह्य कोष की दूरी बढ़ते जाते हैं। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम में जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता जाता है। धातु गुण देख लेते हैं। आधुनिक आवस्थानिक के धातु गुण का अर्थ है किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की क्षमता को धातु गुण कहते हैं। धातु आवर्त सारणी में बाईं तरफ है। आधुनिक आवर्त सारणी में धातु किस तरफ है, लेफ्ट साइड, मतलब इधर की साइड जो भी तत्व हैं सारे धातु तत्व हैं। अब इसके बाद है आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धातु गुण कम हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नाभ के आवेश बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है। इसलिए ये इधर की राइट साइड की धातु मतलब तत्व जो वो अधातुए हैं, मतलब उपधातु अधातुए नहीं हुआ, मतलब उनमें धातु गुण कम पाए जाते हैं, इसलिए उनको अधातुए या मतलब उपधातुए कहा जाता है ना। अब इसके बाद धातु इलेक्ट्रॉन खोते हैं और धनात्मक आयन बनाते हैं। धातु ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉन खोती है और धनात्मक आयन बनाती है, इसलिए इन्हें धातु कहते हैं। अतः धातु विद्युत धनात्मक तत्व कहलाते हैं। धातु क्या विद्युत की धनात्मक रहती है, मतलब उनमें प्लस आवेश रहता है धातु तत्वों के ऊपर। अब समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धातु गुण बढ़ता है, क्योंकि संयोजकता इलेक्ट्रॉन पर नाभ के आवेश करता है तथा बाहरी इलेक्ट्रॉन सुगमतापूर्वक निकल जाते हैं। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, धातु गुण बढ़ता है। समूह किसको बोलते हैं, खड़े वाले जितने भी पंक्तियां हैं उनको 18 है ना, उनमें ऊपर से नीचे जाते हैं तो धातु गुण बढ़ता है, क्योंकि संयोजकता इलेक्ट्रॉन नाभ के आवेश घटता है। नाभ के आवेश घटता है क्योंकि जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन को सुविधापूर्वक मतलब त्याग सकते हैं, इसलिए उनकी धातु गुण बढ़ता है। जो जितने इलेक्ट्रॉन धातु से कहते हैं जो जितने इलेक्ट्रॉन त्याग सके उन्हें धातु कहा जाता है। अब अधातु गुणधर्म, अधातु तत्वों के गुणधर्म क्या है, अधातु विद्युत ऋणात्मक होती है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। धातु क्या है, इलेक्ट्रॉन को त्यागती है, और अधातु तत्व क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। अब इसके बाद है अधातुएं आवर्त सारणी में दाईं ओर पाई जाती है, मतलब राइट साइड जो भी तत्व वो अधातुएं हैं। इसके बाद है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आवर्त का मतलब क्या है, क्षैतिज पंक्तियाँ। क्षैतिज पंक्तियाँ जो कितनी है 7, अब इनमें बाएं से लेफ्ट से राइट जाने पर अधातु गुण बढ़ता है, मतलब इधर से इधर जाएंगे तो इधर अधातु गुण, क्योंकि इधर उपस्थित है अधातु तत्व, तो इधर जाएंगे तो अधातु तत्व का गुण बढ़ता जाता है, क्योंकि प्रभावी नाभ के आवेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। अब समूह में ऊपर से नीचे आने पर अधातु गुण कम होता जाता है, क्योंकि प्रभावी नाभ के आवेश कम हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन अपनाने की क्षमता कम हो जाती है। अब इसके बाद आवर्त सारणी के मध्य में उपधातु या अधातुएं पाई जाती है। ये गुण धातुओं थे के तथा कुछ गुण अधातुओं के दर्शाते हैं। अब इसके बाद है धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जबकि अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं और अधातु ऑक्साइड क्या रहते हैं, वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। और जैसे ये सारणी दे रखी है, इसमें देख लेते हैं कि उनके तत्वों के गुण क्या है, उनका आवर्त में क्या परिवर्तन होता है, कारण और समूह में परिवर्तन और क्या क्या कारण है, ये सारणी। अब परमाणु साइज पर देख लेते हैं आवर्त में परिवर्तन। परमाणु साइज में क्या होता है, अधातुओं में कम होता है, इनका परमाणु साइज क्या हो रहता है, कम रहता है। गुण क्या है, गुण आवर्त में परिवर्तन, कारण समूह में परिवर्तन और कारण। अधातुओं को देख लेते हैं, है ना। तो परमाणु साइज क्या रहती है, इनके आवर्त में क्या रहता है, मतलब कम होता है। अब कारण क्या है, पर मतलब लेफ्ट से राइट जाने पर आवर्त में क्या परिवर्तन होता है, कम होता है। अब प्रभावी नाभ के आवेश कारण क्या है, परमाणु नाभ के आवेश बढ़ जाता है, जिससे नाभिक के इलेक्ट्रॉनों के बीच परस्पर आकर्षण बढ़ता है, फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य दूरी घटती है। समूह में क्या परिवर्तन होता है, समूह बढ़ता है और नए कोषों के जुड़ने के कारण बाह्यतम कोष तथा नाभिक के बीच की दूरी बढ़ता है। इसके कारण उनका आवेश समूह में परिवर्तन क्या होता है, वह बढ़ता है। अब धातु गुण देख लेते हैं।
धात्विक गुण, यह आधुनिक आवर्सानी की सारणी उनके गुणधर्म आवर्तन परिवर्तन वे दे रखे हैं कि परमाणु साइज क्या रहता है, परमाणु साइज, धात्विक गुण और अधात्विक गुण, आवर्तन में क्या परिवर्तन होता है, यह है। तो सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, धातुओं की क्या गुण है ना। तो वर्ग में तो कम होता है, प्रभावी नाभ के आवेश, नाभ के आवेश बढ़ने के कारण संयोजी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है, और वर्ग में क्या होता है, बढ़ता है, प्रभावी नाभ के आवेश कम हो जाता है तथा संयोजी इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बढ़ जाती है। अब अधात्विक गुण क्या है, बढ़ता जाता है, प्रभावी नाभ के आवेश लेफ्ट राइट जाने बढ़ता जाता है, और प्रभावी नाभ के आवेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। अब लेफ्ट राइट जाने पर आवर्त में क्या, वर्ग में क्या, समूह में क्या होता है, कम होता है लेफ्ट राइट जाने पर। अब इसका कारण क्या है, प्रभावी नाभ के आवेश कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन अपनाने की क्षमता कम हो जाती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि मैं तब भी नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो अपलोड करूँ, आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप वीडियो को सबसे पहले देख सके और आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। थैंक्स फॉर वीडियो। जय हिंद, जय भारत।